In germanium crystal, the valence and the conduction band are separated by the forbidden बैंड ऑफ एनर्जी। जर्मेनियम और सिलिकॉन में फॉरबिडन बैंड ऑफ एनर्जी गैप पूछा है बेटा, तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि जर्मेनियम और हमारा जो डायोड है उसका जो दो बैंड है उनके बीच का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड। बच्चा इन दोनों के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है फॉर सिलिकॉन ये वैल्यू है 0.74, फॉर जर्मेनियम वे वैल्यू है 0.74 eV। तो ये डेटा है जो आपको याद रखना है। देखो इसमें से ये तो बहुत ज्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही कम है। तो 0.74 आप चाहें तो डेटा को याद करें। क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज। प्योर सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वैसे इसकी कंडक्टिविटी जीरो है बेटा। प्योर सेमीकंडक्टर इज बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कब? जब टेम्परेचर कौन सा हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमारे सेमीकंडक्टर जस्ट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। ऑप्शन ए लगाएं, इसकी कंडक्टिविटी जीरो होती है बेटा। So in a diode, change in 0.1 volt in the voltage produce the change in the electric current is 1.2 milliampere. Diode dynamic resistance will be, dynamic resistance of the diode पूछा है, तो dynamic resistance of the diode is change in voltage upon में change in current होता है बेटा। आप इसका dynamic resistance निकालें तो you have to take a ratio of these two number। चेंज इन वोल्टेज है 0.1 और यहाँ पर करंट दिया है बेटा इन्होंने 1.2 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करिए और ये आया 1000 डिवाइडेड 12 यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 6। 500 डिवाइडेड बाय 6 इट इज 8, 6 8 जा 48, 48 2 बचा, तो यहाँ पर 6 3 जा 20 एंड 6 3 जा 20, तो इट्स 83.3 ओम। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे निकलता है बेटा? चेंज इन द वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विच गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉजिक गेट? कौन सा गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? पेयर दिया है नैंड और नॉर, एंड और नैंड नॉट एंड और एंड नॉट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट उसे कहते हैं बेटा जिससे सारे गेट बनाए जा सके। तो इसमें दो नाम है, एक हमारा एंड गेट, एक हमारा नैंड गेट है। नैंड से मैं बाकी के सारे गेट्स बना सकता हूँ। दूसरा मेरे पास जो गेट है बेटा वो है नॉर गेट। नॉर गेट और नैंड गेट ऐसे दो गेट हैं जिनसे मिलकर मैं कोई सा भी गेट डिजाइन कर सकता हूँ। तो यूनिवर्सल गेट के नाम से दोनों को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास वाटर कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट लिमिट सरफेस वेयर गिवन, कुछ डेटा यहाँ पर गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और यहाँ पर साइन 62.7 दिया है, 0.28। हमें बताना है क्रिटिकल एंगल। पहले समझो बच्चे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल इज 1/म्यू। अगर आप ऐसा याद रखें, ये तब है जब आप जब आप वाटर से कहा जा रहा है बेटा? एयर में। ये क्रिटिकल एंगल कब है? जब मैं वाटर से कहा जा रहा हूं? एयर में। ऐसा है ना, तभी तो हमें देखने को मिलेगा, है ना। जब आप इधर से जाएंगे तभी हमें ये एंगल कितना देखने को मिलेगा। तो पहले तो डेंसर से रेयर में जाना जरूरी है, क्रिटिकल एंगल डिफाइन किया जा रहा है। तो जब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ जहां रेज आ रही है उसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखना है, और जहां से रेज आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नीचे लिखना है। अब इस केस में देखिए डेंसर रेयर मीडियम कौन है? एयर, तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों में, तो रेज कहाँ जा रही होगी? रेज जा रही होगी ग्लास से वाटर में। यहाँ पर बेटा रेज जा रही होगी ग्लास से वाटर में एक्चुअली में, तभी तो हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल दिखाई देगा ना। ये एंगल जब ये एंगल 90 हो तो हमें ग्लास से वाटर में, यानी कि ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे लिखना है बच्चे वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, नीचे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये तब वैलिड है बच्चा जब आप
वाटर से या किसी डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हैं जहां पर एयर में है। यहाँ पर एयर में नहीं गए, यहाँ ग्लास से वाटर में गए, तो ग्लास वाटर का ऊपर ग्लास का नीचे। तो वाटर ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ पर कितना दिया है बच्चे, दिस विल बी 4/3 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का दिया 3/2, तो इसे लिखूंगा मैं 2/3, तो दैट विल बी 8/9। सो साइन आई सी इज इक्वल टू 8/9, और अगर मैं यहाँ पर 8/9 को सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आएगा 0.88 के आसपास, है ना, 0.88 के आसपास। तो क्रिटिकल एंगल यहीं से देख लो, 0.88 जो ऑप्शन होगा वही मेरा सही होगा। तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है जो 0.88 है। दिस इज माय क्रिटिकल एंगल, है ना। तो इससे याद रखना पड़ेगा आप क्रिटिकल एंगल तब हो जब आप डेंसर से कहाँ जा रहे हो, रेयर में। A glass zero refractive index of 1.5 convex lens whose focal whose each radius of curvature is 10 centimeter, put into water of refractive index 1.33, the focal length of length will be। तो एक ग्लास है बेटा, कॉन्वेक्स तरीके का एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, पानी के अंदर उसको डुबा दिया गया है, उसके फोकल लेंथ क्या है वो पूछा गया है। तो फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास, जब किसी को हम मीडियम में डुबाते हैं तो जो फोकल लेंथ ऑन मीडियम है बेटा वो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब वो मीडियम जिसके अंदर आपने उसे डुबाया है, -1 इंटू ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं बेटा 1 अपॉन में R1 -1 अपॉन R2, जहां R1 और R2 उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वन एक तरफ की R1 एक तरफ की R2, विथ साइन कन्वेंशन हमें रखना है। सो 1 बाय फोकल लेंथ इन मीडियम में यहाँ से कैलकुलेट करना सीखूं, शुरू करता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना दिया है बेटा, लेंस की वैल्यू दी है 1.5। 1.5 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/2 डिवाइडेड बाय, उसमें जो डिवाइडेड है वो है मेरे पास वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे आप थोड़ा इजी रखने के लिए इसको 4/3 लिखें, तो दैट विल बी 3/4। अपोजिट होगा ना, यहाँ पे माइनस का 1, और देन इधर मुझे रखना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस रखेंगे, ये आएगा 2/r। r की वैल्यू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है 10। अरे एक तरफ आप r रखेंगे माइनस, एक तरफ आप -r रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/r। तो मैंने 2/r, r की जगह 10, 2 ने इसको काट दिया कितनी बार बेटा 5 टाइम्स, यहाँ पे इसे सॉल्व कर दीजिए, दैट विल बी 9/8 -1, एंड ब्रैकेट के बाहर 1/5 है, सो दैट विल बी 1/8। इसे एलसीएम लेने के बाद 1/8 इंटू 1/5, तो दैट इज 1/40 सेंटीमीटर, ये आया है 1/f इन वाटर या मीडियम। सो फोकल लेंथ विल बी इन मीडियम इज 40 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा 40 सेंटीमीटर के आसपास, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 40 से मैच नहीं हो रहा है, पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 39.5, तो हम 39.5 को लगाएंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर इन्होंने डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक, यहाँ पे 1 पॉइंट तक लिया है, पर दूसरा ऑप्शन काफी दूर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। For ground glass, the refractive index of violet color and the red color is given 1.5234 and 1.5145 respectively. The dispersive power of the क्राउन ग्लासेस, है ना, क्राउन ग्लास का डिस्पर्सिव पावर निकालना है। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बेटा, ओमेगा। कैसे निकालेंगे, म्यू वी माइनस म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्राइट कलर डिवाइडेड बाय मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। दैट इज द फॉर्मूला जिससे हम डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे। मीन कैसे निकालना है, तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, रेड कलर का लिखेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है, वॉलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बेटा 1.5230 माइनस रेड का 1.5145, और नीचे इन दोनों का मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से जो भी आएगा, लेट से वो x आए मेरे पास, यहाँ पर मैं लिखूंगा x-1, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करना है और इसका आंसर आपको लाना है खुद ही। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए
इसका आंसर है 0.0163। थोड़ा कैलकुलेशन को अप्रोक्स करें ताकि आप नियर बाय चले जाएं, क्योंकि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में क्लोजनेस है, बाकी ये तो काफी दूर है ना। तो आपको डिस्पर्सिव पावर वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। A person can read book at 25 centimeter clearly with a aspect of power of lens is minus 2.0 diopter. This person will read the book clearly without aspect at the distance of, बिना aspect के वो कितनी दूर की बुक, कितनी दूर से बुक को क्लियरली पढ़ सकता है। तो फर्स्ट देखो इसमें क्या फाइंड करना है। पहले तो हमें पावर दी है, तो पावर से हम उस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लें। तो फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, and the value of the power is minus of 2, तो that will be minus of 0.5, और अगर सेंटीमीटर में बोले तो ये मेरे पास 50 सेंटीमीटर में आएगी। दैट इज द फोकल लेंथ। उस लेंस की फोकल लेंथ है -50 सेंटीमीटर। अब कहा है कि उसे क्लियरली विदाउट एस्पेक्ट कब दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर बेटा जब एफ हमारे पास है, एफ हमारे पास दिया है -50 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर करना क्या है, यू भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अगर उसको क्लियरली देखना है तो आपको इमेज डिस्टेंस बतानी पड़ेगी कि किस डिस्टेंस से वो क्लियरली देख सकता है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, थिन लेंस का फॉर्मूला लगा दो, यू एफ अपॉन में u प्लस एफ, काम हो जाएगा हमारा। यू एफ अपॉन में u प्लस एफ। यहाँ पर वैल्यू जो u है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, इसे वैसे d बोलते हैं। और यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है -50 सेंटीमीटर, अपॉन में u की वैल्यू बेटा -25, f की वैल्यू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास कितना आया, ऊपर मेरे पास हो गया +25 इंटू 50, अभी मल्टीप्लाई नहीं करो, एंड डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया बेटा -75, -75। 50 से 75 को 3 टाइम काट दीजिए, तो योर आंसर इज माइनस, पहले तो आंसर माइनस में आएगा, कोई भी आंसर माइनस ही नहीं दिया है इन्होंने, तो यानी कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। और 50/3 हाउ मच बेटा, दिस इज अप्रोक्स इक्वल टू 16.7 सेंटीमीटर के बाद से अगर वो रीड करेगा तो उसे क्लियरली दिखाई देगा। तो फर्स्ट मुझे पावर का फॉर्मूला याद हो। पावर में जो उसने पावर दी है वो डायोप्टर में दी है, इसलिए फोकल लेंथ मीटर में आई थी, तो मैंने फोकल लेंथ मीटर को सेंटीमीटर में लिखा। फिर आपको ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकाल देना है, कहां से वो क्लियर बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16.7, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिखा गया है। When light passes from one medium to another medium, there is a change in, किसमें change होगा, frequency and wavelength, frequency and velocity, frequency, wavelength and velocity, and wavelength and velocity। फर्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज होती है ना, डिफरेंट स्पीड हो सकती है, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जब मीडियम चेंज होता है बेटा, एक चीज जो नहीं बदलती वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो सकती है। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। अब आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होती है जब सोर्स चेंज होता है। और अगर मैं यहां से देखूं कि वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली वेवलेंथ भी चेंज हुई होगी। तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ both are changes when light travel from one to another medium and the frequency remains constant. Option D is the correct. So, a number of images or JPG of a candle flame are seen in the thick mirror, है ना। number of images कैसी दिखाई देगी, तो ऑप्शन देखो इन्होंने क्या कहा है। The first image is the brightest, the second image is the brightest, and last image is the brightest. इनफाइनाइट एंड ऑल ऑफ द मेजर इनफाइनाइट। तो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ चीज समझ ली है। एक्चुअली में थिक मिरर की बात करें बेटा, थिक मिरर मतलब एक मोटा सा मिरर। तो मैंने यहाँ पे एक मोटा सा मिरर बना लिया है जो थिक मिरर है। यहाँ पर मेरे पास ओ एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कह रहे हैं कि कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मैंने फर्स्ट रे बेटा यहाँ से मूव कराई, ये फर्स्ट रे सीधी गई सीधी गई सीधी यहाँ पे हिट करेगी और ये जाएगी अंदर। इधर की तरफ मेरा मिरर पॉलिश्ड है, टकरा के वापस आएगी, तो दैट इज द रिवर्स पाथ।
ओके। और इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए, तो मैंने सेकंड रे ये ली है, ये रे यहां से टकराई मिरर पर। अब देखिए मिरर के इस सरफेस पर होगा बेटा रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और यहाँ जब होगा तो रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन होगा, मान लेते हैं यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी है 100, कितनी इंटेंसिटी 100। अगर रिफ्रैक्शन होगा तो लगभग लगभग 95%, 95% लाइट अंदर जाएगा। यहाँ पर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है तो 95% अंदर, 5% यहाँ से बाहर, मैंने इंटेंसिटी 100% मानी। अब यहाँ से 95% गया, यहाँ पर टकराया, चूंकि इधर पॉलिश्ड है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो पूरा का पूरा 95% लाइट लगभग टकरा के वापस आएगा। और ये मुझे वापस आते हुए दिखाई दिया इस पॉइंट पर। जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो यहां से देखो 95% रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो 95% आ रहा है तो मैं मान लेता हूं उसमें लगभग 90% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसमें से 5% बेटा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इधर बचा 5, है ना। 95 आया, उसमें से 90 बाहर निकल गया, 5% टकरा के अंदर गया। ये 5% जब यहाँ पे टकराएगा तो फिर इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होगा और 5% वापस आएगा। यहाँ टकराने के बाद 5 में से हो सकता है कि एक, हो सकता है कि एक कुछ अमाउंट एक इधर चला जाए और 4 इधर आ जाए। तो जरा यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज देखूं तो भाई अब मुझे इमेजेस बनाना है, तो मैंने इस रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। I1 फर्स्ट इमेज, I2 सेकेंड इमेज, I3 थर्ड इमेज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो I1 के लिए इंटेंसिटी तो सिर्फ 5% थी, I2 के लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, यानी कि इसकी सेकेंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, सेकेंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट है, थर्ड की 40% है। तो जो थिक मिरर है उसकी सेकेंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनाएगी।